Hello all of you. Today we will discuss about introduction of computer, parts of computer, working of computer and generation of computer. इन टॉपिक्स के अलावा हम और भी नॉलेज कंप्यूटर के बारे में आज की वीडियो से प्राप्त करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. टुडेज आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंप्यूटर. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके हिस्ट्री क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसके फादर कौन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर. व्हाट इज कंप्यूटर. ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन एंड देन रिटर्न्स द रिजल्ट. ठीक है, कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उसे स्टोर कर सकती है, प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शन. यूज़र कौन है, हम लोग. हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, देन उसके बाद में उसका आउटपुट हमें ये वापस देती है. हम जैसा भी काम कराना चाहें कंप्यूटर से वैसा करा सकते हैं, क्योंकि हम कौन है, यूज़र हैं. जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो प्रोसेस करके बाद में आउटकम करके हमें वो पूरा रिजल्ट वापस कर देती है. ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर है जिसकी पार्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. क्या है, मॉनिटर. मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस. स्पीकर दिया हुआ है जैसे कि हम म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं. नीचे कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है एंड सीपीयू. इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर करने के लिए और अपना वर्किंग करने के लिए इन पार्ट्स का यूज़ हम लोग करते हैं. मेनली यही मेन पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर. इसमें भी दिया गया है, एक कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, हमारे ऑपरेशंस को करती है, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस इसे देते हैं, रिज़ल्ट देती है और हमें डाटा स्टोर करके हमें उसका आउटपुट भी देती है. ठीक है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि अब वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. ये तो हो गई थी कंप्यूटर की डिफिनेशन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन. अब हम आगे देखेंगे कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. एक तरफ ही आपका लेफ्ट साइड में इनपुट है, बीच में सीपीयू है और बाद में आउटपुट है. ठीक है, इनपुट से हम लोग ने क्या किया, डाटा दिया. सीपीयू ने क्या किया, उसको स्टोर किया, प्रोसेस किया, देन उसका हमें आउटपुट दे दिया. सीपीयू को ऐसा हम लोग कंट्रोल यूनिट कंसिडर करते हैं. इनपुट यूनिट, हमने इनपुट दिया, फिर कंट्रोल यूनिट में वो प्रोसेस हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ. ठीक है, और उसके बाद में उसे हमें क्या मिला, आउटपुट यूनिट से हमें उसका आउटपुट मिल गया. अब बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर की, कि फादर ऑफ कंप्यूटर है कौन. फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे हैं चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया है. कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि चार्ल्स बेबेज कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है. फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है. उनका यहाँ पे बर्थ डेट दिया गया है 26 दिसंबर, जो कि है ये इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ किसके हैं, कंप्यूटर के. ओके, अब बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ कंप्यूटर का. ए कंप्यूटर इज अ फास्ट डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन विच अ प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स. कंप्यूटर क्या है, एक फास्ट डाटा प्रोसेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि क्या होता है, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड. हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस और कमांड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम सेट होता है. जैसा कि पता है कि ये एक प्रोग्रामेबल है, तो इसमें प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, जैसे जैसे हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे कमांड के अकॉर्डिंग ही ये जो है ना प्रोसेस करता है सब कुछ. पहले हम इसे इनपुट देते हैं, देन ये प्रोसेस करता है, उसके बाद में ये प्रोसेसिंग के आफ्टर ये हमें क्या देता है, आउटपुट रिजल्ट देता है. तो ये क्या है, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर है. ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि कैसे कैसे हमारी जनरेशन में कंप्यूटर आते गए और कैसे कैसे बदलाव होते गए. जनरेशन बाय जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी. कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर आते गए, कैसे कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट होता चला गया, ये हम देखेंगे. कोई इतना लेटेस्ट कंप्यूटर डायरेक्ट बनकर नहीं आ गया था. पहले इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ आया, फिर उसके बाद में कुछ आया, फिर उसके बाद में कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ. इसी तरह से आज हम क्या इम्प्रूवमेंट किस जनरेशन में, किस सन में कैसे हुआ, ये हम समझेंगे. इसके अकॉर्डिंग 5 जनरेशन कंप्यूटर की बताई गई हैं. कौन कौन सी बताई गई है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टाइम हैं. तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की.
कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, फिर हम सेकंड की बात करेंगे, फिर हम थर्ड की बात करेंगे, फिर हम फोर्थ की बात करेंगे, फिर हम लास्ट में फिफ्थ की बात करेंगे। जो इस टाइम के जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम है वो 1940 से 1956 तक है। ये टाइम आप नोट करिएगा, कभी कभी आपको चेंज भी मिल सकता है किसी के अकॉर्डिंग। कभी 1940 हो सकता है, 1941 हो सकता है, 1942 हो सकता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ये अकॉर्डिंग मान के चलिए 1940 के आसपास ही का रहेगा। अब हम करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय इकर्ट एंड मॉकली in 1946 in the USA. They are named as Electronic Numerical Integrator and Calculator. In short, ENIAC. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? बाय इकर्ट एंड मॉकली। कब हुआ था? 1946 में इन द USA. दे आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे किस नाम से जाना जाता था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका इन शॉर्ट फॉर्म में ENIAC हम बोल सकते हैं। ENIAC का ही फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे ENIAC बोलते हैं, जिसे एज अ कैलकुलेटर यूज़ किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। इसी से कंप्यूटर की जनरेशन की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो है। उस टाइम पे कलरफुल फ़ोटोज़ नहीं चलती थी, इसीलिए उसकी किस तरह से वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते थे उसकी एक पिक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ हैज़ अ वैक्यूम ट्यूब सर्किट, कंटिन्यूस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ये इसके पॉइंट्स हैं। इसके पास एक वैक्यूम ट्यूब सर्किट हुआ करता था, ठीक है, और इसमें कंटिन्यूस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसकी जो मतलब मेंटेनेंस करने की जो ज़रूरत थी वो कंटिन्यूस हुआ ही करती थी। अब की क्या है, लेटेस्ट वर्जन में काफ़ी चीज़ें इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि ज़्यादा हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इस टाइम पे हमें फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1946। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन का टाइम 1946 से 1959 दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से आपकी बुक में दिया हो आप वैसे पढ़ सकते हैं उसे, या ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके सन में कई बुक्स में अलग अलग मिलेगा। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पर्टिकुलर इसमें 40 था तो इसमें 1942 क्यों हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड, यहाँ पे देखिए अराउंड इसीलिए लगा भी है, 1956। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था, जो स्टार्टेड हुआ था, वो किस सन में हुआ था? 1956 में हुआ था। इन दिस एज द कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स। पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सर्किट्स का यूज़ हुआ था, बट सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे थे। ट्रांजिस्टर्स वेयर मेड ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो ट्रांजिस्टर उसमें बने हुए थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते थे, जो कि सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए हैं। सेकंड जनरेशन हमारी 1956 से लेकर के 1963 तक चली है, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट जनरेशन थी, इसके बाद में ये अराउंड 1956 से लेकर के 1963 तक हमारी ये कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन रही है, जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। आगे इसके फीचर देखेंगे। इन अ कोर एलिमेंट ट्रांजिस्टर सर्किट वाज यूज्ड। इसमें क्या होने लगा था, कोर एलिमेंट का ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा था। मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज, जो स्टोरेज था वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टोरेज थे। ऑन टेप्स, टेप्स पे क्या होते थे, हमारे प्राइमरी स्टोरेज भी थे और सेकेंडरी स्टोरेज भी थे। ग्रेटर रिलायबिलिटी एंड स्पीड, जो फर्स्ट जनरेशन के देखते सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, जो इसके फीचर्स थे उनमें रिलायबिलिटी ज़्यादा थी और उसकी स्पीड भी हमारी क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी। रिड्यूस्ड जनरेटर हीट, रिड्यूस करता था जनरेटेड हीट को, जो उसके अंदर हीट होती थी उसको भी ये कम कर सकता था। स्मॉलर एंड मोर रिलायबल, फर्स्ट जनरेशन से ये काफ़ी छोटा और काफ़ी उससे ज़्यादा रिलायबल था। फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन की कंपेयर में सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ज़्यादा फास्टर थे। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, और फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे
वो क्या करते थे, पावर भी कम लेते थे। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती थी वो इसमें यूज़ होने लगी थी। फॉर्टन एंड कोबल वेयर यूटिलाइज्ड, जो ये लैंग्वेजेस थी वो यूज़ होने लगी थी। कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, फर्स्ट जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं हुआ था। अब जो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर प्रोग्राम किए जा रहे थे उनमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होने लगा था। तो सेकंड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। ये पिक में देखिए, इसमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम 1959 से लेकर के 1965 तक लगाया गया है, बताया गया है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले ही आपको बोला। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेस दी हुई हैं। जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया था तो इस टाइप के कंप्यूटर हमारे यूज़ होने लगे थे। अब देखेंगे हम थर्ड जनरेशन के टाइम पीरियड, इसमें 1964 से लेकर 1971 तक किया गया है। ये सारे कंप्यूटर्स का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, IBM के द्वारा। ठीक है, IBM के द्वारा किया गया था। इसका टाइम देख लीजिए, 1964 से लेकर के 1971। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। द थर्ड जनरेशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1965, इसमें 1965 दिया है। इन दिस जनरेशन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स वेयर द कोर एलिमेंट रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अब इस जनरेशन में क्या हुआ था, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है, पहले आपको बताया था हमने कि सेकेंड जनरेशन में हमारे जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे। अब थर्ड जनरेशन में क्या रिप्लेसमेंट हुआ है कि जो जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर्स थे वो सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होने लगे। ठीक है, अब जर्मेनियम के नहीं यूज़ किए जा रहे थे ट्रांजिस्टर्स, अब सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे। किसमें, थर्ड जनरेशन में। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा, सेकेंड जनरेशन में आपने देखा क्या हुआ, और थर्ड जनरेशन में आपने देखा। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, सेकेंड जनरेशन में आपने देखा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में आपने देखा कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। ठीक है, अब ये कुछ दिए हुए हैं एग्जांपल्स, इन्हें आप देख सकते हैं। फीचर्स दिए हुए हैं, वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। जो इसके फीचर्स थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में रहे हैं वो ये रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में। अब इसके फीचर्स में दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर वे आर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। जो सर्किट थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट के में यूज़ होने लगे थे। इंक्रीज्ड स्पीड एंड रिलायबिलिटी, इसकी जैसा कि स्पीड और विश्वसनीयता इसकी बढ़ी। डेवलपमेंट इन ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, और मिनी कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया था। अब आपके अगर क्वेश्चन आता है कि मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इट वाज फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से ये इस जनरेशन में फास्टर जो भी आए हमारे टेक्नोलॉजीज वो फास्टर थी। टू इम्प्रूवमेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे यूज़ होते थे इम्प्रूवमेंट के साथ। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा फर्स्ट जनरेशन के बारे में, सेकंड जनरेशन के बारे में एंड थर्ड जनरेशन के बारे में। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, आपका टाइम ना लेते हुए, अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब जनरेशन आ गई है आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1976-1985। ये जो आपकी फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड माना गया है वो अप्रॉक्स, मैं यही कहूँगी अप्रॉक्स 1976 से 1985 तक आपका ये टाइम रहा है। दिस जनरेशन इमर्ज्ड विद द लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब जो इसमें सर्किट्स यूज़ होते थे वो लार्ज स्केल के होते थे। ठीक है, इसका LSIC अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सर्किट यूज़ होते थे तो आप LSIC से कह सकते हैं। एंड VLSIC, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दो प्रकार के सर्किट्स इसमें यूज़ होते थे, LSIC और VLSIC। दोनों का फुल फॉर्म सेम ही है, बट जो VLSIC है उसमें सिर्फ आगे वेरी का यूज़ करना है। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में ये सारे इम्प्रूवमेंट आपके हुए थे। अब हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी। वही बात जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। ठीक है, और ये वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। सेमीकंडक्टर प्राइमरी स्टोरेज वाज यूज्ड। इसमें क्या होता था, सेमीकंडक्टर प्राइमरी स्टोरेज
वाज यूज होने लगा था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपने ऑफिसेज में, स्कूल्स में, होम्स में ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किस जनरेशन में हुए थे? 4th जनरेशन में। हालांकि 3rd जनरेशन में भी आ गया था, बट ये थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर्स के साथ आया था, तो ये 4th जनरेशन में आया था। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, इस जनरेशन में क्या हुआ था? सॉफ्टवेयर के कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रेडशीट एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे जिससे कि हम ज़्यादा वर्क्स को कर सकते थे, ठीक है, वो इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवाइज्ड आ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें फीचर जो है ना उसके एडवांस हो गए थे। कॉम्पैक्ट इन साइज बट फास्टर स्पीड्स ऑफ प्रोसेसिंग, इसमें क्या हुआ था? जो हमारे सॉफ्टवेयर के साइज़ थे, जो ज़्यादा कैपेसिटी, जो ज़्यादा जगह ले रहे थे, ठीक है, हमारे साइज़ क्या थे? वो छोटे हो गए थे, बट उनकी जो स्पीड थी वो 1st, 2nd और 3rd जनरेशन के कंपेयर में वो अच्छी हो गई थी। किसमें? 4th जनरेशन में। तो ये सारे मतलब टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई थी इसमें। अब 4th जनरेशन का टाइम भी हमें लगता है यहाँ पे कुछ चेंज है, तो इसको लेकर के आपको मैंने पहले ही कहा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो भी टाइम आपको दिया जाता है 76, 74, आप अप्रॉक्स करके मान सकते हैं, लेकिन डिफरेंस आप देखेंगे कि उतना ही होगा। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन के कंपेयर में 4th जनरेशन के जो फीचर्स थे वो काफ़ी एडवांस थे, स्पीड काफ़ी अच्छी थी, और उसकी जो जगह थी स्टोर करने की वो काफ़ी कम हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि 5th जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर में जिस एज में हम जी रहे हैं वो फ्यूचर कह लीजिए जनरेशन, या 5th जनरेशन कह लीजिए, तो ये 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन के ही कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसे ध्यान से समझिएगा। एन इफेक्टिव 5th जनरेशन कंप्यूटर वुड बी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट electronic device conceived with an idea of intelligence without going through the various stages of technical development। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हमारे यहाँ है वो हाईली कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज, मतलब इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक, काफ़ी हाई टेक्नोलॉजीज़ के इस समय आ रहे हैं, बहुत ही फास्टर, विदाउट ग्रोइंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा एआई का फुल फॉर्म भी है। कई बार एआई का फुल फॉर्म अगर आता भी है तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, ठीक है। द एम्फेसिस इज नाउ शिफ्टिंग डेवलपमेंट रिलायबल, फास्टर एंड स्मॉलर बट डम मशीन्स टू मोर इंटेलिजेंट मशीन्स। अब जो हमारी ये मशीन्स आ रही थी वो काफ़ी फास्टर, जो भी मशीन इसमें आ रही हैं हमारी, जो भी माइक्रो कंप्यूटर हम लोग घर में और लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो कितना रिलायबल और कितना फास्टर है और कितना स्मॉलर भी है। हम लोग आराम से उसे कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं और अपना वर्क इजीली कर सकते हैं। ये काफ़ी ऐसा, इनको इंटेलिजेंस मशीन कहा जाएगा, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया है, जो कि अपने आप में खुद ही को एक इसकी उपाधि देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें ये समझना है कि हमारा काम कितना शार्पली, कितना स्मार्टली और कितना कन्वीनियंस हो रहा है जब से ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर आया है, जो जिसे हम फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये 1980 से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में अभी तक है, आगे भी रहेगा, आगे और भी टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, वैसे वैसे चेंज होता चला जाएगा। लेकिन 5th जनरेशन अभी हमारी चल रही है, जो कि 1980 से चल रही है। इसके बाद से कंप्यूटर का काफ़ी तेज़ यूज़ होने लगा। अब घरों में भी, स्कूल्स में भी, ऑफिस में ये सारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, यही कंप्यूटर्स आप लोग आजकल देख रहे होंगे स्कूल्स में भी, घर में भी, ऑफिस में भी एंड अदर प्लेसेस पर काफ़ी तेज़ इसका यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन वर्किंग, ये सब आजकल इतनी तेज़ हो रही है जिसकी वजह से इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गई होगी। सन को लेकर के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रॉक्स में लगा करके आप उसी के अकॉर्डिंग 1-2 साल आगे पीछे करके लगा सकते हैं, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसे गलत नहीं माना जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन आपके कंप्यूटर के सामने दी हुई है। 1st जनरेशन में कैसे हमारे कंप्यूटर्स थे, 2nd में क्या हुआ, 3rd में क्या हुआ, 4th में क्या हुआ और 5th जनरेशन में हमारे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कि जनरेशन का एक फ़ोटो आपको दिया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि अप्रॉक्स टाइम आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए जनरेशन, पीरियड और टेक्नोलॉजी जो जो यूज्ड हुई है वो इसमें दी गई है। 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे दिया हुआ है। 1st जनरेशन में इसमें टाइम पीरियड दिया है 1946 से 1959 तक।
जिसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में आपका पीरियड जो हुआ है सेकेंड जनरेशन का, वो दी गया है 1959 से 1965 तक। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ट्रांजिस्टर्स की। थर्ड जनरेशन आपका दिया गया है 1965 से लेकर के 1971 तक। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में आपका पीरियड कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 1971 से लेकर के 1980 तक। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, माइक्रो प्रोसेसर्स। फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट एज में है 1980 से लेकर के प्रेजेंट तक। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, AI एंड ULSI। इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में दिया गया है। पिक्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमारी आई हैं। AI का फुल फॉर्म मैं एक बार और बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इसका फुल फॉर्म है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरह के कंप्यूटर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में। ए कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विच आर नेम्ड एज। जो कंप्यूटर है हमारा वो कई पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारा हो गया द मदरबोर्ड, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कि CPU हम बोलते हैं, एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम GPU बोलते हैं, ठीक है। ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसे बोलते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सब क्या है, हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपना पूरा प्रोसेसर करते हैं। USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ए कार्ड रीडर, ए मॉनिटर, ये सारे आपके क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम हैं ये, जिसे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ए कीबोर्ड, ए माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक एंड UPS का काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। लिख लीजिए, इसमें नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि अचानक अगर बिजली चली जाए, वैसे तो आजकल हर जगह इन्वर्टर हो गए हैं लेकिन कहीं नहीं भी होते हैं, तो UPS क्या करता है, हमें बैकअप प्रोवाइड करता है लाइटिंग का। जैसे कि बाई चांस चला गया है अगर लाइट, तो फिर ये UPS हमें क्या करता है, एट अ टाइम हमारा डाटा सेव नहीं, मतलब अगर सेव नहीं है तो हमें ये लाइट प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि हमारा डाटा बच जाता है और हम सेफली काम कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड की पिक है, ये देखिए मैंने पार्ट्स की पिक भी लगा दी है। ये आपका CPU है और वो मदरबोर्ड था, ठीक है। आजकल कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छे अच्छे CPU आ गए हैं, जो कि बहुत ही फास्टर और सेफ़ हैं। इस तरीके से मैंने आपको पार्ट्स के नेम बताएं। अब ये पार्ट्स की पिक्स आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पूरी अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ये CPU का वर्किंग पे। CPU कैसे वर्क करता है, इस पिक में ये दिखाया गया है। अगर वर्किंग ऑफ CPU अगर आपसे कहा जाए तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट, मेन मेमोरी, कैसे क्या दिया हुआ है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं जिसे कि हम ईज़िली वर्क कर सकते हैं। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या है, हार्ड ड्राइव है, जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया है पीछे पार्ट्स, उन्हीं पार्ट्स की ये पिक है। हार्ड ड्राइव है, इसमें काफ़ी हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उन्हें हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। ये एक साथ मैंने काफ़ी हार्ड ड्राइव की पिक्स भी यहाँ पे लगाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनका यूज़ हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं, जिससे कि हम अगर मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कम स्पेस है तो ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसके थ्रू हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर की हेल्प से हम डाटा कंप्यूटर से इसमें कॉपी भी कर सकते हैं और इसका डाटा अपने कंप्यूटर में भी हम कॉपी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। ये कार्ड रीडर इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, CRT, LCD, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ये भी सारे कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। मॉनिटर जो कि हमें स्क्रीन पे सारी हमारी इमेजेस वगैरह दिखाता है, प्रिंटर जिससे हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। ये माउस है, माउस कई टाइप के आते हैं, ऐसा ही नहीं है, ये मैंने ऐसा एग्जांपल आपको इसमें दिखाया है। माउस कई तरीके आते हैं जिसे इसे भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट हम मानेंगे, इसकी हेल्प से हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड की हेल्प से हम डाटा अपना इनपुट करते हैं।
ठीक है। इसमें इंग्लिश की कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, इसके बारे में एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसमें न्यूमेरिक कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग सारा काम अपना करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। दे आर नेम्ड एज। कंप्यूटर की कैटेगरी के हिसाब से इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसके नेम आगे ये दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखिए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट। ये तो मैंने ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको दिखाए हैं। जो मेनली 4 टाइप्स के आपके कंप्यूटर होते हैं वो आपके फर्स्ट होता है, जैसा कि जो सबसे अच्छा कंप्यूटर माना गया है, बेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, वो होता है सुपर कंप्यूटर। सेकंड है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है आपका मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछे आप कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर आपका बहुत बहुत बड़ी बड़ी गणितीय संरचनाओं को करने के लिए होता है। अंतरिक्ष में साइंटिस्ट लोग ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम भी कंप्यूटर काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, जिससे कि सभी डाटा वो एक साथ रखते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कशन दिया हुआ है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। दे आर आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ पीसी। ये सबसे ज़्यादा महंगा कंप्यूटर है। दे आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को करने के लिए होता है, लाइक एस्ट्रोनॉमी, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, वेदर फॉरकास्टिंग। वैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही विशेष काम के लिए ये कंप्यूटर यूज़ होता है। कॉमन पीपल इसे नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और इसे चलाना सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि आपका एस्ट्रोनॉमी में, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग में, एयरक्राफ्टिंग में, अंतरिक्ष में, इन्हीं सब के बारे में यूज़ होता है। आप इसकी पिक देख सकते हैं, ये सुपर कंप्यूटर का ही पिक है। जैसा कि थोड़ा सा हमें दिखाया गया है, कोई इतना बड़ा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसे कई लोग, कई यूज़र एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये सब सुपर कंप्यूटर की ही पिक हैं। आप इसे देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से ये भरा हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर कोई भी एक पर्सन नहीं यूज़ कर सकता। ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, जिसमें कई हज़ारों लोग एक साथ वर्क करते हैं और इसका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होता है। एक से एक जो इन्फॉर्मेशन आती हैं, जो भी मौसम के बारे में जानकारी है, जैसे ये सब है, ये सब हमें सारी सुपर कंप्यूटर से ही मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये भी आपका बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ करते हैं। ठीक है। मिनी कंप्यूटर है वो आपका, जैसे कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में दिया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड एंड ऑल्सो क्यूट एक्सपेंसिव। ये काफ़ी, इसकी जो स्पीड होती है हाई होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है। सेकंड आपका ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ये बहुत रिलायबल है। ये भी कॉमन पीपल यूज़ नहीं कर सकते, ये इसे भी ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ करती हैं। दिस पीसी आर जनरली यूज्ड इन लार्ज इंडस्ट्रीज, बैंक्स एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो पीसीज हैं वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, रिसर्च सेंटर में यूज़ होते हैं। IBM 570 इज़ अ पॉपुलर नाम है इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का। थर्ड आते हैं मिनी कंप्यूटर पर। मिनी कंप्यूटर आर लेस एडवांस्ड एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इसमें कम फीचर्स होते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी कम होती है। इसे हम ज़्यादातर रेलवे, जहाँ पे पूरा नेटवर्क का एक सिस्टम रहता है रेलवेज़ में, वहाँ पे हम इसको देखते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम, बट जो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा। दी आर लाइकवाइज मोर अफोर्डेबल दैन सेंट्रलाइज्ड सर्वर पीसी। इसे सेंट्रलाइज सर्वर पीसी के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर से इतना नहीं होता, बट इसमें एक से ज़्यादा लोग वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ होता है। अब माइक्रो कंप्यूटर पे आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग घर घर, दुकान दुकान, स्कूल स्कूल में देखते हैं, पर्सनल पीसीज कॉमनली यूज्ड इन स्कूल, होम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, ETC एज नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। तो जो हमारे पीसी होते हैं, जिन्हें हम लोग नॉर्मल देखते हैं, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं, जो हमारे घर में भी अवेलेबल हैं। यही कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। दीज पीसीज आर स्मॉल विद कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी से भरे हुए स्मॉल होते हैं। द माइक्रो कंप्यूटर वेयर फर्स्ट डेवलपमेंट बाय IBM कॉरपोरेशन। IBM कॉरपोरेशन ने इसे बनाया हुआ है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
कब बनाया है ये भी आप देख सकते हैं 1981 में। फर्स्ट डेवलपमेंट इसके द्वारा हुआ है। बाकी डेल, एप्पल, HP ये भी इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।